हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए लाए हैं अरिहंत पब्लिकेशन का सीटेट चैप्टर वाइज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। इसमें मैं सबसे पहले लाया हूँ यूपी टेट, जो उत्तर प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा पेपर 1 में जो पूछा गया है कक्षा 1 to 5, जो 8 जनवरी 2020 को पूछा गया था। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो बने रहे हमारे साथ, आज शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, यूपी टेट का पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर कुट भाषा में ABCD इसमें मिलान करना है। तो इसमें राइट आंसर सी है, आप मिलान कर दीजिए। तो इसमें है एनिमल इंटेलिजेंस, इसका है सी के साथ थॉर्नडाइक, एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक। और यहाँ पर बी में है पुनर्बलन की अनुसूची, जो 4 से मिलान होगा स्किनर के साथ। और सारगर्भिता का नियम, यह संबंधित है गेस्टाल्ट, जो 1 में लिखा हुआ है। और अनुकूलन है सो पियाजे से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप अच्छे समझ जाइएगा। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक से संबंधित है, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर से संबंधित है, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट से संबंधित है और अनुकूलन का संबंध पियाजे से है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। प्रश्न है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो आप कमेंट में जवाब देते रहिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 86वें। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A, 45 तथा 51A को जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्य ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। ठीक है, तो संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? तो वो थे मैकडूगल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कौन थे? मैकडूगल। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी को उत्तेजित किए जाने पर एक विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की जन्मजात प्रवृत्ति से होता है। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। इन्होंने मनुष्यों के 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। ठीक है, तो कितने? 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह मैकडूगल हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बाल्यावस्था आपका राइट आंसर हो गया। बाल विकास की बाल्यावस्था को ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था एवं 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक तथा संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है तथा बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो विकास बाल्यावस्था काल को कहा गया है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। क्वेश्चन नंबर 6 है किसने बहु
बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। ठीक है, तो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, गार्डनर ने। किसने? तो गार्डनर ने। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय हावर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में दिया था, जिसे गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ये है भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक गतिक, संगीतिक, अंतःपारस्परिक, अंतःवैयक्तिक एवं नैसर्गिक। ठीक है, तो गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? तो वह पढ़ने यानी वर्तनी में कठिनाई होती है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। पढ़ने में विकार जो आएगा वो होगा डिसलेक्सिया। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कुछ अक्षरों जैसे बी को डी BMD में अंतर नहीं कर पाएगा। बी को डी बोलेगा, डी को बी बोलेगा। जैसे ए से डब्ल्यू, सा को वाज, WS वाज पढ़ेगा। सा और वाज में अंतर नहीं, सा को वाज, वाज को सा पढ़ देगा। न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर करने में असक्षम होता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है, नहीं। तो नहीं है तो यहाँ पर नकारात्मक, तो आंसर में भी ऑप्शन में भी नकारात्मक देखना होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर नकारात्मक आया और यहाँ पर नकारात्मक, इसलिए नहीं कट जाएगा तो मैंने देना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा में शिक्षक का भूमिका क्या होगा? तो निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में असक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन इस प्रकार पकड़ाता है कि नहीं यहाँ पर दे दिया नकारात्मक, तो आंसर में भी नकारात्मक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि ये प्रोत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। हाँ तो उत्साहित करना चाहिए नहीं, हाँ तो उत्साहित नहीं करना चाहिए। अनुमति नहीं देना चाहिए, मना नहीं करना है, रोक देना नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ऑप्शन ए सही है, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है, जो एक विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संपन्न होता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण एवं सफल बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, कि क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक चीज़ आप जान जाइए कि अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो एक इम्पॉर्टेंट बातों को जानना होगा कि आप शिक्षक हैं। क्या है? शिक्षक हैं। और बच्चे भगवान का रूप होता है। देखता है कि भगवान के रूप में पूजा किया जाता है बच्चों को, तो बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। वो गलती नहीं कर सकता है, उसको डरा धमका नहीं सकते, उसको प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शिक्षक हैं और बच्चे भगवान का रूप है, उन्हें दंड नहीं दे सकते हैं, उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों का वृद्धि किससे संबंधित होता है? शारीरिक विकास से संबंधित होता है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के बाह्य परिवर्तनों जैसे ऊंचाई एवं शारीरिक अनुपातों में वृद्धि आदि से है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते, फिर भी आंतरिक स्तर पर इनका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में
किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों अथवा मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से की जाती है क्रिया प्रसूत कहलाती है। अगला हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 12। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो वह अंतःप्रज्ञ अवस्था, ये अंतःप्रज्ञ अवस्था नहीं है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी है? वह प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और सांकेतिक अवस्था है। अंतःप्रज्ञ अवस्था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ब्रूनर प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपना संज्ञान संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम प्रौढ़ों, इसके बाद विद्यालय जाने वाले बच्चों, 3 वर्ष तक के बच्चों तथा अंत में नवजात शिशुओं पर किया। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग प्रतिनिधित्व, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, बिंबात्मक प्रतिनिधित्व हुआ। तो कौन कौन पर? प्रौढ़ों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर। ठीक है, तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग हो गया, बच्चा रहेगा तो संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चे जाने वाले तो क्रियात्मक अवस्था, और बड़े बुजुर्गों पर, प्रौढ़ों पर तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का कौन सा अंग है? तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन। तो इनका सही क्रम बताना है। तो इनका सही क्रम कौन सा है? तो कूट ए आएगा। सबसे पहले आएगा खोज, कोई भी चीज़ का हम खोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे आत्मीकरण। आत्मीकरण के बाद संगठन एवं व्यवस्था। उसके बाद आता है वाचन अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये हैं खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन व्यवस्था एवं वाचन अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो यह है मॉरिसन के बौद्ध स्तर। अगला हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखोगे नहीं है, नकारात्मक है, तो वो कौन सा है? तो वह अनुमूलन। अनुमूलन नहीं है। क्या नहीं है? तो अनुमूलन नहीं है। अनुमूलन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध ये सब आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र नहीं है तो कौन सा? ऑप्शन में ये देखिएगा लंबवत। लंबवत नहीं आता है। ठीक है, तो लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। तो कौन सा है? मिश्रित आता है, उत्तल आता है, नतोत्तर आता है। ठीक है, तो लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति एवं अवनति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का विवरण है। ठीक है, तो सरल रेखा पर रहेगा
तो सरल रेखा पर रहेगा तो निष्पादन, ठीक है। फिर बढ़ता रहेगा तो नतोदर, ठीक है। और ऋणात्मक रहेगा तो उन्नोदर, और सभी रहेगा मतलब सरल रेखी रहेगा, और फिर धनात्मक और ऋणात्मक सभी, तो वो हो गया अग्रहास, ठीक है। तो इसमें मिश्रित आएगा, ठीक है। उत्तल रहेगा तो उतोदर, ठीक है। और धनात्मक रहेगा तो नतोदर, ठीक है। लेकिन लंबवत वक्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि आप शिक्षक हैं और बच्चे भगवान का रूप है। उसे दंड नहीं दे सकते हैं और न ही बेइज्जती कर सकते हैं, न ही मारपीट सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है। मैंने सबसे पहले ही बता दिया है कि आप शिक्षक हैं, अब बच्चे भगवान का रूप है, इसलिए बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को अंदाज करोगे तो बहुत दुख होगा, बच्चे को दंड दोगे तो दंड नहीं देना है, ठीक है, घर वापसी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा समय समय पर उचित परामर्श देकर उसकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वह है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। देखो सर्वांगीण विकास आया ना, जहाँ भी सर्वांगीण विकास आया है यानी ये पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास, सभी तरह का विकास रहेगा, सर्वांगीण विकास, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्ड, तो ये ध्यान में रखना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्कूल के नियमित समय अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे रहेगा खेल, संगीत, नाटक, निबंध एवं कहानी लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कला आदि, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ठीक है। तो किसने नहीं किया, तो स्किनर ने किया है, ठीक है। फिर कोहलर ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, लेकिन बीएस ब्लूम नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक के रूप में किया है। इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, ठीक है। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लूम नहीं किया है, तो किन लोगों ने किया, स्किनर किया, कोहलर किया, थॉर्नडाइक ने किया। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोध आ गया तो इसका क्या तात्पर्य है। इसमें ऑप्शन सी सही है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोध है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है, रुकावट या ब्रेकर, इंग्लिश में कहेंगे ब्रेकर। अवरोध, रुकावट, ब्रेकर। देखते हो रोड पे जगह जगह ब्रेकर लगा रहता है ताकि गाड़ी धीमा हो जाए। तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षा में अवरोध का क्या तात्पर्य है, तो यही तात्पर्य है कि बालक 1 वर्ष में 1 से अधिक समय तक यहीं पर रहता है, यहीं पर पड़े रहेगा, समय बीत जाएगा, उसका स्टूडेंट, उसका साथी आगे की कक्षा में पहुंच जाएगा, लेकिन ये 1 साल के बाद भी वो पिछड़ जाएगा। तो यही है अवरोधन, ठीक है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। जबकि बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना तथा बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना शिक्षा में अवरोधन से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस में आता है? तो वह प्रस्तावना कौशल। किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तावना कौशल से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझते हुए उसके आधार पर प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वह है गर्भावस्था से। ठीक है, तो कहाँ से होता है? गर्भावस्था। हमने पहले ही पढ़ चुका हूँ कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित था, यानी माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? माँ के गर्भ से ही। तो विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी गर्भ से लेकर के मृत्यु प्रांत तक। ठीक है, जो जीवन भर चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास आदि सम्मिलित होते हैं। तब मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, R.M. गैने। कौन है? R.M. गैने। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गैने हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? तो ऑप्शन ए सही है, स्टेनले हॉल का। तो किसका कथन है? स्टेनले हॉल का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल का है। सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना समय लगता है, कि एक क्लास में कितना समय का घंटी लगता है। तो हम जानते हैं कि 45 मिनट का घंटी लगता है, लेकिन 45 मिनट तक पढ़ाना नहीं रहता है। 45 मिनट के लिए 1 घंटी रहता है, जिसमें बीच में गैप रहता है। किसी को टॉयलेट लग गया, टीचर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएंगे, कुछ समय लगता है। तो इसका ऑप्शन है बी, 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। कहीं कहीं 35 मिनट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो 36 मिनट के आसपास ही है। कहीं कहीं 35 मिनट, कहीं कहीं 36 मिनट लिखा रहता है। तो कितना मिनट के लिए है? तो वह 36 मिनट है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। इसमें अध्ययन की एक इकाई एवं एक कौशल का प्रयोग कर छोटे समूह में शिक्षण किया जाता है। अतः सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन के एक एक कौशल को कृत्रिम वातावरण में अल्प अवधि में सीखने की सुधारण यह प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें 36 मिनट का समय लगता है सूक्ष्म शिक्षण में। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ठीक है, तो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, रॉस का। किसका है? रॉस का। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन रॉस से संबंधित है। किससे संबंधित है? रॉस से संबंधित है। अगला प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा? तो किसने कहा? बताओ। वो कहा गिलफोर्ड ने। किसने कहा? गिलफोर्ड ने।
तो गिलफोर्ड ने अधिगम के संबंध में कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम एक व्यापक एवं सतत रूप से जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य में जन्म के बाद से ही अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, मिलान करने के लिए है। तो ए ब्रूनर किससे मिलेगा? तो वह है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। ठीक है, ब्रूनर का संबंध संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से है। बी आशुबेल किससे संबंधित है? वह अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। ठीक है, सी ग्लेजर किससे संबंधित है? वह बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। ठीक है, और डी गार्डनर ये किससे संबंधित है? तो ये है सैनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ आइए, ब्रूनर का संबंध संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से है। आशुबेल का संबंध अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से है। ग्लेजर का संबंध बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से है। गार्डनर का संबंध साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से है। आगे हम पढ़ते हैं। प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो कौन सा है? सबसे पहले समस्या की पहचान। कौन सा समस्या है, हम उस समस्या को पहचानेंगे। ऑप्शन नंबर ए। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना तथा अंतिम चरण परिणाम का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। क्या है? सर्वांगीण विकास। अतः बच्चों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब उनका संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास संभव हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा है? तो ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। अर्थात स्मृति एवं बोध दोनों स्तरों के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान का प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर जो यूपी टेट 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इतना ही प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। और बने रहे हमारे साथ। हम मिलते हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे। जय हिंद।